आरोग्यम। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, साइनस की प्रॉब्लम ये आजकल लोगों में दिखाई देने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इससे होने वाली परेशानी वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो। तो आखिर ये साइनस की प्रॉब्लम क्यों होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसी बारे में आज के हमारे एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर उदय कुलकर्णी, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं साइनस के बारे में। साइनस एक ऐसी समस्या है जो जिसे हो जाए वो परेशान हो जाता है, उसे बार बार सर्दी हो जाती है, उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है और सर दर्द का तो मानो उसका सर फटा ही जाता है। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइनस की ये समस्या आखिर होती क्या है, किस तरह से ये परेशानी बढ़ती जाती है। हमारे दर्शकों को जैसे पता है कि शादी सर्दी खांसी जो भी है तो नाक से पानी बहना, उसके साथ में थोड़ी सी तकलीफ होना, ये तो आम बात है। सीजन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन उसके साथ में जैसे सर के जो हम जिसे कहते हैं कि अपना जो स्कल है, तो उसमें अलग अलग अस्थियां या हड्डियां जो रहती है, उसमें थोड़ी सी एक छोटी सी खोखलापन उसमें होना जरूरी होता है। नहीं तो सर का वजन बहुत हो जाएगा तो हमें उसे हर एक्शन में हमें वहां पे तकलीफ होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी आदमी का सर जो है वो अंदर से खोखला रहता है, और ये खोखला जो है उसके अंदर अगर कुछ स्राव अटक जाते हैं तो उससे वो भारीपन आ जाएगा। तो भारीपन आ जाता है तो उससे सर में भारीपन लगता है, सर दुखने लगता है, और वहाँ के जो स्राव है वो अटकने की वजह से हमें हमेशा कुछ भी चीज करते वक्त एक तकलीफ से होने लगती है, कुछ भी चीज में मन नहीं लगता है। उसके साथ में सांस लेने की तकलीफ तो चलती ही रहती है, उसके साथ में बलगम निकलता रहता है। ये बलगम निकलता है, अंदर से पूरा भारीपन लगता है। और ऐसे में हम लोग अगर उसे तपास जैसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर करने जाते हैं तो वहां पे हमें हड्डियों में ये कफ जमा हुआ देखने को मिलता है। सादी सर्दी खांसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको जमा हुआ नहीं दिखेगा जी। दोनों में फर्क यही है कि सर्दी अगर सादी वाली है तो वहां पे आपको एक्सरे में कुछ भी नहीं आएगा, और जब अगर आप साइनस की बीमारी जिसको है, और इसे साइनसाइटिस बोलते हैं, तो इसमें सर में भारीपन जो है उसके साथ में वहाँ पे आपको एक अलग से शैडो दिखने लगेगी कि जो शैडो हमें बताती है कि साइनस की ही बीमारी है जी। और इसका और एक अलग से लक्षण जो है कि जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है, जैसे दिन बढ़ता है, तो वैसे ये बीमारी के लिए जो लक्षण है सर में भारीपन होना, ये बढ़ते जाता है। और बढ़ने की वजह से उसको मानो ऐसे लगता है कि पूरा सर अंदर से फटा जा रहा है, वहां पे अंदर से तकलीफ हो रही है। और ये हेवीनेस उसे कैसे भी करो, कुछ भी करो, कम होने को आसार ही नहीं नजर आते। तो इसके लिए साइनस की बीमारी हमेशा की सर्दी खांसी की बीमारी से थोड़ी अलग है, और इसके लिए अलग तरीके से इसके ऊपर इलाज भी करने होते हैं। जी डॉक्टर, आजकल लोगों को जैसे सर्दी हो जाती है, मानो उन्हें एक महीने में 2-3 बार सर्दी हो गई तो लोग बोलने लगते हैं कि मुझे साइनस है, मुझे साइनस है। आपने अभी जो 1-2 लक्षण बताए, उसके अलावा ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे इंसान पहचान सके कि उसे जो सर्दी हुई है वो नॉर्मल सर्दी है या साइनस की सर्दी है? जिससे हम लोग कहते हैं कि हमेशा होने वाली सर्दी जो वातावरण में बदल की वजह से, जैसे बारिश हो रही तो उसके बाद में, अभी ठंड पड़ रही है तो उसके बाद में होने वाली सर्दी है, उसमें 3-4 दिन के अंदर वो सर्दी रुकने लगती है। उसमें पहले पतला सा स्राव आता है, उसके बाद में वो गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद में वो सूख जाता है और सर्दी निकल जाती है। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वायरल इन्फ्लुएंजा, या उसके साथ में बहुत से अलग अलग तरीके के सर्दी के प्रकार भी होते हैं। लेकिन इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि वहाँ पे सर्दी जब भी होती है तो ये पतला स्राव, वहां से गाढ़ापन, और उसके बाद में वो निकल जाना। लेकिन जब साइनस की वजह से वहां पे
हम लोग सर्दी के लक्षण जो देखते हैं वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि उसके साथ में सर दर्द भी जुड़ा रहता है। तो सर दर्द के साथ में सर्दी खांसी आप देखते हो तो साइनस का आपको वहाँ पे अंदेशा आ जाता है कि यहाँ जी। पे शायद साइनसाइटिस हो गया है अंदर की हड्डियाँ। और इसमें 3-4 हड्डियाँ अलग अलग से हम लोग देख सकते हैं कि एक है फ्रंटल साइनस यानी सामने वाले जो हड्डियाँ हैं उसमें हो जाता है। फिर मैक्सिलरी साइनस, ये इसमें ज्यादा से ज्यादा हम पाते हैं कि यहाँ पे जो हेवीनेस जो है वो वहाँ पे आने की वजह से हमें तकलीफ होती है। जी। साइनस में और भी एक चीज है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि आंखों के ऊपर भी एक भारीपन लगता है और किसी भी काम में इच्छा जो रहती है वो सब निकल जाती है। जी। जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वैसे वहाँ पे सर्दी के लक्षण हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन उसके साथ में हम देखते हैं कि उसे कुछ खाना है, चबाना है, तो उस वक्त भी जितनी चाहिए उतनी लार जो आनी चाहिए, सलाइवा जो आनी चाहिए, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। मुंह में सूखापन ज्यादा रहता है और जैसे वो सोता है आदमी तो भी उसको सर में दर्द है, सीधा बैठता है तो भी दर्द है। और ऐसे हमने देखा है कि साइनसाइटिस जब भी हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी अलग से रहती है। हमेशा की सर्दी खांसी के लिए अगर आपने कुछ दवाई दे दी तो उससे थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे हेवीनेस ज्यादा रहता है और नेजल ब्लॉकेज हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेजल ब्लॉकेज के लिए और भी कुछ कारण है, जैसे अंदर हम लोग देखते हैं कि पॉलिप्स यानी अंदर छोटे से अर्श जो बोलते हैं, तो वैसे भी वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी हड्डी में टेढ़ापन रहता है तो डेविएटेड नेजल सेप्टम जिसे कहा जाता है। तो ये सब चीजें देखने के अलावा साइनस में हमें सर में भारीपन होना, ये अगर अलग से देखने को मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साइनस की वजह से ही है। बाकी दूसरे जो भी लक्षण है वो उनके अलावा साइनस में सर में बहुत भारीपन रहना एक बहुत बड़ी बात है। खासकर इस एरिया में जो नाक के बाजू और आंखों के ऊपर जो एरिया होता है उसमें, तो इससे अगर ऐसे अगर लक्षण किसी को दिखाई देते हैं तो उसे डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। डॉक्टर के पास जैसे वो जाएंगे तो डॉक्टर उसके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन, और इसमें कभी कभी हमें एलर्जी के लक्षण भी मिलते हैं। सादी सर्दी में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी भारीपन जो है वो सामने नहीं पीछे रहता है जी। ये भी एक अलग से लक्षण है कि हम लोग बोल सकते हैं कि साइनस में पीछे भारीपन नहीं है सर में, इसमें आगे भारीपन रहता है जी। तो साइनस जब भी आपको किसी को भी होता है और 2-3 बार ऐसे आपको लक्षण दिखने लगते हैं, शुरुआत में तो हम लोग घरेलू उपचार करते हैं और घरेलू उपचार से अगर कुछ भी नहीं होता है 2-3 दिन में तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसी जरूरत है कि वो डॉक्टर के पास जाके उनको सब बता के वो जैसे आपको कहे वैसे आगे इन्वेस्टिगेशंस भी करा लो और इन्वेस्टिगेशंस के साथ में वो जो उपचार बताते हैं वो भी करने हैं। डॉक्टर, जैसे कि सादी सर्दी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि धूल की एलर्जी है तो सर्दी हो जाती है, मौसम में बदलाव आया तो भी सर्दी हो जाती है, तो साइनस की सर्दी होने के क्या कारण होते हैं? जैसे हमेशा सर्दी के जो कारण हैं उन कारणों से सर्दी के बाद में ही हमें साइनस से सर्दी हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कारण हमेशा के सर्दी के लिए वही कारण है, लेकिन जो भी स्राव आता है वो स्राव अगर हमारे हड्डियों के साथ में, सर की हड्डियों के साथ में जो भी वहां से स्राव, हमेशा वहां पे स्राव तो निकलते रहते हैं, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि वहां पे खोखलापन है लेकिन वहां पे भी स्राव चलते रहते हैं। अगर उसके साथ में हमें सादी वाली सर्दी हो गई है तो उसे ऊपर से आने वाले स्रावों को अगर वहां पे थोड़ी सी रुकावट आ गई, वहां पे ब्लॉकेज आ गया, तो उसकी वजह से वो अंदर से बाहर आने वाले स्राव रुक जाते हैं और उसकी वजह से साइनस वाली सर्दी जो है वो आगे चलती रहती है। तो पहले हमेशा हम जब भी देखते हैं तो पहले शुरुआत में तो ये सर्दी के जैसे पतली वहां से स्राव आना, वहां पे चोक होना, वहां पे बलगम निकलना, ये सब चीजें, ये सब लक्षण तो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वहां पे रुकावट की वजह से ऊपर के स्राव जो रुक जाते हैं, यही साइनस का कारण है कि वो स्राव बाहर आने को वहां पे रुकावट हो जाती है और ये रुकावट जैसे निकल जाएगी तो साइनस वाली सर्दी भी कंट्रोल आ जाएगी। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि ये रुकावट अगर निकल जाएगी तो साइनस की सर्दी में निकल जाएगी, उसकी जो परेशानियां हैं वो भी कम हो जाएगी। तो ये रुकावटें जो है, जो ब्लॉकेजेस है, वो निकालने के लिए आयुर्वेद में ऐसी क्या ट्रीटमेंट बताई गई है और किस तरह से वो हम ट्रीट कर सकते हैं? जैसे हमने इसके रूट कॉज जो देखे कि
साइनस की सर्दी के लिए वहां से आने वाले स्राव रुक जाते हैं, वहां पे भारीपन आ जाता है। तो ये भारीपन ना आना, और आयुर्वेद की तरफ लोग तभी आते हैं जब हमेशा के जो भी हमें ट्रीटमेंट्स हमारे रेगुलर डॉक्टर के पास जाने के बाद लेते हैं उससे आराम नहीं आता और बार बार चीज चलती रहती है। आयुर्वेद की विशेषता ही यही है कि वो छोटे छोटे बीमारियों में भी, और आगे चल के कुछ भी जिसे हम लोग क्रॉनिक कहते हैं, जिसे जीर्ण विकार कहते हैं, तो उसमें भी इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। आयुर्वेद में इसे पीनस बोला गया है, जैसे प्रतिशाय यानी हमेशा दिखने वाली घरेलू सर्दी, और ये बार बार जब होने लगती है तो उसे पीनस कहा जाता है, कि जो वहां पे हमेशा चलती ही रहती है। तो ऐसे में हमें अगर कुछ उपाय करने हैं तो सबसे पहले तो रूट कॉज हमने देख लिया कि हड्डियां जो भी है उसमें कफ वहां पे जमा जा रहा है, तो उसको बाहर से अगर हमने थोड़ा सा सेक वगैरह करना शुरू किया, भाप लेना शुरू किया, तो ये घरेलू उपचारों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने की जब हमें जरूरत आती है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब भी हम लोग जाते हैं, तो खाने पीने के भी कुछ आपको अलग से उपाय बताएंगे कि जिससे कफ जमा होना जो है वो कम हो जाएगा, वहां पे सूजन जो है उसे कम करने के लिए कुछ उपाय वो बताएंगे। उसके साथ में बाहर से सेक करना, ये भी जैसे बताया है। और एक चीज है जो आयुर्वेद की विशेषता है, और वो है नेजल ड्रॉप्स, यानी नस्य। नाक में दवाई अगर डालते हैं तो उससे जम जाने वाला कफ वहां से निकलने के लिए भी यहाँ पे कुछ उपाय है। और जैसे हमने देखा है कि छींके आती है तो वहां से कफ बहुत सा निकल जाता है, तो छींके आने के लिए आयुर्वेद में प्रधमन नस्य बोला गया है। प्रधमन यानी जहाँ पे आप दवाइयों का जो चूर्ण है वो नाक से उसे खींचने के लिए बोलते हैं, तो उससे अंदर वो दवाई जाके उससे छींके आ जाती है, और उससे अंदर जो भी कफ जम गया है उसे निकालने के लिए आसान हो जाता है। तो उससे जो द्वार है साइनस से, जो भी वहां से अंदर जितना भी कफ है उसे निकलने के लिए वहां पे छोटे छोटे छेद रहते हैं जी। तो उससे ये सब कफ अंदर जो जमा हो गया है साइनस के अंदर, तो वहां से वो निकलना शुरू हो जाता है, और उससे साइनस जल्दी ठीक होता है। इसके साथ में जैसे गरारे करना, ये भी चीज है कि जो यहाँ पे यूज की जाती है। कुछ स्पेशल दवाई है, जैसे नस्य है, तो इसे ऐसे कहा जाता है कि इसे सवेरे जल्दी आपने अगर एक मरीच चूर्ण, मरीच यानी काली मरी, तो उसका चूर्ण अगर सवेरे उसे दिया जाता है थोड़ा सा उसके साथ में पानी मिला के, तो उससे भी ये बार बार होने वाला साइनस जो है उसे रोका जा सकता है। लेकिन ये हर दिन कुछ दिनों के लिए, जिसे मंडल कहा जाता है, मंडल का मतलब है 21 दिन, तो 21 दिन तक उसे अगर आप रेगुलरली कराते हो तो उससे बार बार होने वाला ये साइनस की जो बीमारी है उसे हम लोग रोक सकते हैं जी। दूसरा ये भी देखा गया है कि सूरज के साथ में जैसे बढ़ता है, तो इसे आयुर्वेद में सूर्यावर्त कहा जाता है। सूर्य जैसे जैसे बढ़ता है वैसे देखने के लिए, तो उसे सूर्य के उगने से पहले यानी सूर्योदय से पहले करेंगे तो इसका असर ज्यादा अच्छा मिलता है। ये आयुर्वेद की विशेषता है कि बीमारी कितनी भी पुरानी हो, उसे अगर ठीक करना है तो उसे पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमने रूट कॉज को पहचान लिया कि यहाँ पे अंदर कुछ अटक रहा है, तो उसे बाहर जाने की रास्ता देना है, और उसको बार बार ना होने के लिए, पैसेज ठीक करने के लिए नस्य, ये नस्य अगर हमेशा आपको करना है तो इसमें अलग अलग तरीके के नस्य आते हैं। कहीं पे वहां पे जो जाड़ा कफ जम जाता है उसे निकालने के लिए हो, या फिर वहां पे जो भी सूजन है उसे निकालना हो, या फिर वहां पे जो पॉलिप्स तैयार होते हैं उसके लिए। ये सब चीजें अगर हम लोग कहते हैं तो कफ वहां पे जमना, वहां से सब पूरा अंदर से बाहर आने के लिए जो भी पैसेजेस है उसे रोक। जैसे रोड पे हम लोग देखते कि बहुत बार रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो पुलिस वहां पे पहले से ही डाइवर्जन कुछ तैयार करके रखते हैं। तो वैसे शरीर में भी हमारे अंदर के जो हम कह सकते हैं कि पहरी है, तो उनको अगर पहले से ही आपने बोल दिया कि यहाँ पे रुकावट नहीं होनी है, तो वो पॉलिप्स और इसके ऊपर अगर दवाई आप करते हैं, कहीं पे षडबिंदु तेल रखा गया है, कहीं पे क्षार तेल रखा गया है, ये सब दवाइयाँ अगर आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो आपका ये बार बार होने वाला साइनस जो है वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगा। खाने पीने के भी कुछ उसमें हम लोग कह सकते हैं परहेज है, लेकिन वो जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे जी। डॉक्टर, अभी आपने जानकारी देते हुए ये बताया कि नस्य थेरेपी से भी साइनस में बहुत ही मदद मिलती है,
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या नस्य थेरेपी करने के बाद ये साइनस की जो समस्या है वो हमेशा के लिए चली जाती है, या फिर वो जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो समस्या चलती ही रहती है? जैसे हम लोग देखते हैं कि साइनस जो भी किसी को भी हो जाती है, तो वहां पे जो स्राव अटक जाते हैं, वो अगर अटकना बंद हो जाएगा तो वो बीमारी उसके लिए हमेशा के लिए निकल गई। और ये करना संभव है। इसमें दो तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए आप सर्जरी कराओ जी। तो सर्जरी से वहां पे छोटे से छेद है उनको बढ़ाते हैं तो स्राव अपने आप बाहर निकलना आसान हो जाता है। लेकिन ये सर्जरी इतनी आसान नहीं है और इसमें भी रिलैप्स बहुत बार देखा जाता है। तो उसके लिए अगर स्राव ठीक से करने हैं तो नस से अगर करते हैं तो उससे हमेशा जैसे भी वहां पे अटकाव जो होता है तो वो भी ठीक होने लगता है, स्राव भी अच्छी तरीके से निकलना शुरू हो जाता है। नस्य का मतलब है कि जो भी दवाई हम लोग नासा से शरीर में प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां नाक, उसके साथ में कान और गले में जितनी भी तकलीफ है उससे साथ में अपनी जैसे भी साइनसेस है वहां तक भी पहुंचती है। और ऐसे भी देखा गया है कि मन की कुछ बीमारियां है, मस्तिष्क की कुछ बीमारी है, उसमें भी ये नस्य का फायदा होता है। अच्छा। तो इसमें अलग अलग दवाइयां इस्तेमाल हो जाती है। तो इसमें से कुछ दवाइयां जो अंदर के छेद जो है नासा से अपने साइनसेस को जोड़ने वाले, तो उनकी हमेशा के लिए पेटेंसी यानी वहां से आने जाने वाला जो भी स्राव है उसे आने जाने का रास्ता बिना रुकावट चले रहे, तो उसके लिए कुछ दवाइयां हम लोग दे सकते हैं कि जिससे हम लोग कह सकते हैं कि नासा से जितनी भी तकलीफें जुड़ी हुई है, वहां पे पॉलिप है या फिर वहां पे होने वाले छेदों में जो रुकावट आती है, तो इनके लिए कुछ तीक्ष्ण द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये तेल के साथ में जब हम लोग तैयार करके, सिद्ध तेल कहा जाता है जिसे, तो इनको वहां पे अगर हमने इस्तेमाल किया तो ये नस्य की वजह से, और कितना देना है उसमें, अगर हमेशा किसी को करना है, नस्य ऐसे एक हम लोग कह सकते हैं पंचकर्म में से उपक्रम है कि जो आप हमेशा जिंदगी भर कर सकते हैं। हमेशा जैसे किसी को ठीक रहना है, नासा के समस्या जो भी है उसको आने नहीं देना है, तो हर दिन 4-4 बूंदे दवाई वाली नस्य अगर आप करते हो सवेरे उठने के बाद में, करने के लिए एकदम आसान है कि आप सीधे लेटे रहो, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके ड्रॉपर से आप नासा में दवाई डाल दो, और उसके बाद में थोड़ा सा अगर हो सकता है तो सेक लेना है तो सेक ले सकते हो। तो यही चीज अगर आप साइनस के लिए करना चाहते हो तो तरीका यही रहेगा, विधि यही रहेगी, सिर्फ दवाइयां बदलती जाएगी। तो उसको कभी आपको अगर बीमारी ज्यादा है तो उस वक्त दिन में 3 बार भी कर सकते हो। दवाई आपको दिन में 1 बार, अगर उसे मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस थेरेपी जैसे करना है तो 1 बार भी कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप खुद करना चाहते हो तो ड्रॉपर आप यूज कर सकते हो, दूसरे किसी से करना है तो वो अलग तरीके से होता है। तो ये नस्य हम लोग कह सकते हैं कि साइनस की एक बहुत बड़ी हमारे पास उपलब्धि है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ में और भी कुछ चीजें हमने अभी इतने में जिसके ऊपर अभी संशोधन चल रहा है कि अगर नासा में आप, जो घर में कोई भी कर सकता है, अपने दर्शक भी कर सकते हैं, घरेलू उपाय हम लोग कह सकते हैं कि एक जो ईयरबड जो रहते हैं जो हमेशा कहीं पे भी आसानी से मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर दवाई रख के अगर आपने नासा के छिद्र में अगर उसे रख दिया, और उसे रखना कितना है 10 मिनट तक, तो ऐसा रख दिया तो अंदर के स्राव जो भी स्राव है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल आएंगे। जब भी किसी को ऐसे साइनस की अटैक आ जाती है या उसके बाद में उसे ठीक रहना है, तो ये अगर वहां पे रखते हैं तो अंदर के सब स्राव निकलने के लिए ये एक फॉरेन बॉडी है, जैसे आपने दूसरा कुछ नाक के अंदर रख दिया, फॉरेन बॉडी है, तो उसको प्रतिकार करने के लिए शरीर से जितने भी स्राव है वो निकलना शुरू हो जाता है, और उसमें साइनस में अटके हुए स्राव भी निकलना शुरू हो जाता है। और बीमारी को एक्यूट अटैक से हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं, किसी को सर्दी खांसी सब चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये घरेलू नुस्खा हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें ज्यादा परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक आपको वो
बड जो है उसे नासा के अंदर रखना है जी। और दोनों तरफ रखते हैं। उसके साथ में दवाई अगर इस्तेमाल करते हैं, तीक्ष्ण नस्य जो भी दवाई है उसके साथ में रखते हैं तो वो आसानी से क्लियर करता है। और दूसरा जैसे हमने पहले देखा कि चूर्ण नस्य यानी किसी भी तीक्ष्ण दवाई का उसमें पाउडर जैसे वचा है या फिर मरीच है, ये सब दवाई अगर आपने सूंघने के लिए दे दी तो उससे भी अंदर के सब स्राव निकलते हैं और उससे सर में जो भारीपन है जो साइनस की वजह से आता है उसे आप लोग दूर कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूट कंडीशन यानी जहाँ पे बीमारी बहुत अपनी बड़ी हुई है तो उसे भी कम करने के लिए और उसे बार बार ना होने के लिए नस्य बहुत अच्छा तरीका है। जी डॉक्टर, अभी आपने नस्य थेरेपी समझाने के वक्त बताया कि कुछ दवाइयाँ होती है जो तीक्ष्ण दवाइयाँ होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उस दवाइयों के बारे में कुछ डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ भी खाने के साथ में जैसे हम लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मसाले ऐसे हैं कि जिसको खाने के बाद हमें लगता है कि ये दवाई, जैसे हम लोग मसाले है, छोटा सा उदाहरण है कि ये इलायची है तो इसे सौम्य कहा जाता है। अच्छा। उसी की जगह पे आपने अगर खाने में लौंग इस्तेमाल की तो उसे तीक्ष्ण कहा जाता है। तो ये दवाइयाँ जो भी शरीर में जाने के बाद शरीर को इरिटेट करती है, शरीर को वहां पे थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि झिंझोड़ती है जी। तो ये झिंझोड़ने वाली चीज है उसे तीक्ष्ण कहा जाता है। तो ये झिंझोड़ के क्या करती है, वहां पे जो भी है उसे पूरा का पूरा माहौल बदल देती है। सौम्य है वो तो ठीक है, आपका चल रहा है तो आपके साथ में हम लोग जा रहे हैं जी। झिंझोड़ने वाली चीज आपको एक जगह पे नहीं रुकाएगी, पूरा उसके साथ में आपको हिला देगी। तो अंदर से हिला देने वाली जो भी चीज है तो उनको तीक्ष्ण बोला जाता है। तो वैसे नाक में डालने की दवाइयाँ जो है जो ऐसे झिंझोड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर झिंझोड़ेंगे नहीं तो वो कुछ बदल नहीं है, वो वैसे ही अटका रहेगा। हाँ, तो उसको अटका हुआ है। निकालने के लिए तो इसमें बहुत सी, अगर आप आयुर्वेद की किताबों में देखोगे तो तीक्ष्ण द्रव्य क्या है ये अगर आपने देखा तो उसमें बहुत सी दवाइयों का जिक्र मिलेगा। तो उनको अगर आप किसी तेल के साथ में या किसी घी के साथ में मिला के अगर आप उसे सिद्ध करना कहते हैं यानी सिद्ध तेल, तो ये जैसे आप वहां पे यूज करोगे तो उससे नासा से जितने भी स्राव है उनको आप जल्दी से निकाल पाओगे। ये लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर मत कीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आपकी प्रकृति क्या है और वो प्रकृति के हिसाब से किसी को ये तीक्ष्ण द्रव्य सूट करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि ये डॉक्टर को सोचने दो, उसके सामने एक दो बार करके देखो, आपको सूट होता है तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। डॉक्टर, अभी आपने जो चूर्ण के बारे में कहा जो सूंघने के लिए दिया जाता है, तो बाजार में भी ऐसी बहुत सारे पाउडर्स मिलती है जो सूंघने के लिए दी जाती है। अगर हमें सर्दी हो जाए तो वो सूंघने के बाद हमें छींक आके वो सर्दी निकल जाती है। पर कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर वो पाउडर थोड़ी ज्यादा मात्रा में चली गई तो उसमें छींक तो आती है, सर्दी तो निकल जाती है, लेकिन नाक के अंदर छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी खून भी आता है। तो क्या ऐसी पाउडर्स यूज करना सही है? जैसे हम लोग देखते हैं कि साइनस हो या कोई भी बीमारी जहाँ पे अंदर अटकाव हो, उसके लिए जब भी हम लोग कुछ तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं तो तीक्ष्ण द्रव्य का मतलब ये है कि उसके साथ में थोड़ा सा वो तकलीफ भी दे सकता है जी। और ये डॉक्टर्स अगर उसको जानते हैं और उसके सलाह के साथ में लिया तो वहाँ पे आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बाजार में जो भी मिलता है उसका शरीर पे होने वाला असर या फिर दवाइयाँ जो देते हैं उसका शरीर पे होने वाला असर जानने के लिए आपको आपके डॉक्टर से पहले पूछ के ही करना है, क्योंकि नहीं तो उसकी आदत भी हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी और एक चीज भी है कि आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि आप विष को भी अमृत की तरफ तरीके से यूज कर सकते हो, या फिर अमृत है वो भी आपके लिए विष बन सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शक्कर ये तो कुछ अच्छी चीज है, नमक है ये भी अच्छी चीज है, लेकिन वो गलत तरीके से या ज्यादा अगर ले लेते हैं तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को या फिर डायबिटीज वाले पेशेंट को वही चीज तकलीफ भी दे सकती है। तो इसके लिए तीक्ष्ण द्रव्य जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो किसी के लिए वो बहुत असरकार भी हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से अगर इस्तेमाल या गलत मात्रा में भी लेने से और कोई अपने आप ही लेते रहे तो वो भी तकलीफ दे सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से पूछे बगैर किसी भी तीक्ष्ण दवाई का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल।
डॉक्टर, पहले आपने बताया था कि ऐसे कुछ खान पान में बदलाव भी किए जा सकते हैं जिससे हमें साइनस की समस्या में मदद मिल सकती है, या फिर उसको क्योर होने में हम बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं ऐसे बदलाव। तो ऐसे क्या बदलाव है जो हमें हमारे खान पान में करने चाहिए? सबसे पहले तो साइनस आयुर्वेद के हिसाब से ये कफ की बीमारी है। जी। तो जो भी चीज कफ को बढ़ाती है, जैसे खाने में ज्यादा मीठा खाना है या फिर थोड़ा सा खटास वाली चीजें हैं, ये सब चीजें जो है वो अंदर के पैसेजेस को ब्लॉक करती है। हमारे हमेशा के खाने में बहुत लोगों को पनीर बहुत पसंद है, या फिर दूध के साथ में हम लोग कुछ व्यंजन बनाते हैं और उसी के साथ में हरी सब्जियां भी मिक्स करते हैं। कोई अगर समझो सामिश आदमी जो लेते हैं तो उसके साथ में भी दूध लेते हैं, या फिर ज्यादा दही खाने में इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजों से आपकी सर्दी और उसके साथ में साइनस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हो सकता है तो ये कफ बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उनको अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो सर्दी और उसके साथ में होने वाले साइनस भी कम हो जाते हैं। दूसरा इसके साथ में विहार, यानी जैसे हम लोग आजकल बाइक पे या फिर जो हमारी वाहन है उसमें भी एक, का इस्तेमाल। तो स्काई ओपन करके, जैसे स्काई रूफ अगर आप बोलते हैं, तो वहाँ पे लड़के कुछ खड़ा होके थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। तो ओपन टॉप वाली जो भी कार्स है वहाँ पे भी आप पूर्ववात यानी सामने से आने वाला जो भी वायु है उससे भी सर्दी होने के चांस बढ़ जाते हैं। धूल मट्टी की वजह से बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखते हैं कि खान पान के साथ में इन भी चीजों का हमें अगर इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा, जैसे मास्क तो आजकल एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि प्रयोग करने के लिए कोई आज आसान हो गया है, कॉमन ही हो गया अभी। तो जैसे आप भीड़ वाली जगहों पे जाते हो तो मास्क पहनो, क्योंकि इसके साथ में कुछ वायरस यानी जीवाणु जो है वो भी कहीं कहीं पे जुड़े रहते हैं कि जिसकी वजह से सर्दी खांसी होती रहती है। तो ये सब चीज़ों को अगर आपने संभाला तो साइनस जैसी बीमारी या फिर हमेशा होने वाली सर्दी, क्योंकि सर्दी ये पहले होती है उसके बाद में साइनस की तकलीफ बढ़ने लगती है, तो सर्दी को आपने रोक लिया तो साइनस को रोकना आसान है। तो साइनस और सर्दी दोनों हम लोग कह सकते हैं कि एक जुड़वा रोग है कि एक के बाद में दूसरा, तो एक को रोका तो दूसरा भी रोकना संभव है। जी डॉक्टर, जैसे हमने देखा कि साइनस ये सांस से जुड़ी हुई भी बीमारी है, तो प्राणायाम हम जब करते हैं तब सांस का इस्तेमाल होता है, सांस कंट्रोल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो क्या प्राणायाम करने से साइनस की बीमारी में मदद मिल सकती है? हम लोग कह सकते हैं कि प्राणायाम ये चीज ऐसी है कि जिसका हर जगह पे इस्तेमाल है, लेकिन अगर हम लोग साइनस या सर्दी के साथ में अगर इसे जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप जो क्रिया है, तो इसमें कपालभाति क्रिया है, उसके साथ में आप जब प्राणायाम में सांस छोड़ने वाली जो विधि है यानी रेचक, तो रेचक के ऊपर आप थोड़ा सा अगर जोर डालते हो कि सांस कैसे छोड़नी है, तो उससे आपकी साइनस की बीमारी जो है उसको आप मददगार कह सकते हो कि इससे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है। कपालभाति जैसे हम लोग देखते हैं कि कपालभाति में आप थोड़ा सा सांस जोर लगा के छोड़ते हो, तो उसकी वजह से वहां पे जो भी अटकाव है उसे आप आसानी से खाली कर सकते हो। प्राणायाम जैसे हम लोग सांस को रोकना, सांस को अंदर या बाहर लेना, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस भी चीज में हम लोग अंदर से बाहर निकालने के लिए जो भी विधि करते हैं वो सब विधि साइनस में आपको ज्यादा काम के होते हैं। तो रेचक है, कपालभाति है, उसके साथ में अनुलोम विलोम है, ये सब चीजें आपको जरूर मदद करते हैं। जी डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स बताएं जिससे उन्हें साइनस की समस्या में मदद मिले। साइनस में हम लोग जैसे देखते हैं कि अंदर कुछ रुक जाता है, तो उसे रुकने नहीं देना है। तो उसके लिए प्राणायाम से लेके खान पान में जो बदलाव है उसके साथ में थोड़ा सा भाप लेना या घरगुती उपचार जो है, नस्य है, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो ये बार बार होने वाली समस्या जो है वो हमारे किसी भी पेशेंट को नहीं होगी और साइनस से वो खुद को बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि दर्शकों ने जैसे भी ये प्रोग्राम को देखा है उसे अगर ठीक से समझ के उसे फॉलो किया तो उनको साइनस की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, आप यहाँ पर आए, अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने साइनस जैसे बहुत ही कॉमन पर सीरियस विषय पर चर्चा की। आई एम श्योर डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी ने जो बातें बताई वो जानकर आप साइनस से जुड़ी समस्याओं को लेकर जागरूक हुए होंगे। तो ऐसे ही नए विषयों को लेकर हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।